उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला मनीष यादव यूपीएससी की तैयारी कर रहा था ताकि वो आईएएस ऑफिसर बन जाए और देश की सेवा करे। वो रोजाना सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलता था और शाम को घर पे लौटता था। एक दिन वो अपने घर से निकलता है कोचिंग के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आता। और जब वो वापस नहीं आता तो उसके परिवार वाले उसे हर जगह ढूंढते हैं। कोचिंग जाते हैं, उसके जितने यार दोस्त हैं उनसे बात करते हैं, रिश्तेदारी में बात करते हैं, लेकिन मनीष यादव नहीं मिलता। इसीलिए उसके परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अगले दिन उनके घर पे एक पुलिस वाला आता है और उनसे कहता है कि आपको बड़े साहब ने बुलाया है। अब मनीष यादव के पिताजी उस कांस्टेबल के साथ बड़े साहब से मिलने के लिए जाते हैं। बड़े साहब उन्हें मोर्चरी लेकर जाते हैं और वहां पे एक लाश पड़ी हुई होती है। उसके शरीर के कई सारे टुकड़े हो रखे थे, गर्दन अलग, हाथ अलग, पैर अलग और जगह जगह से कटा फटा पड़ा था। अब जैसे ही मनीष यादव के पिताजी उस लड़के की लाश को देखते हैं तो वो देखते ही पहचान जाते हैं कि वो कोई और नहीं, उन्हीं का बेटा है मनीष यादव, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वो देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। थोड़ी देर बाद ही मनीष यादव का बड़ा भाई आता है। वो भी वहां पे आके देखता है कि उसके भाई की लाश पड़ी हुई है। वो देखते ही अपने भाई की लाश को बेहोश हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर उसके भाई की हत्या की तो की किसने, क्योंकि मनीष यादव पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, किसी से ज़्यादा उसका कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन आज उसकी लाश पाई है। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं, मनीष यादव के बारे में जानकारी लेते हैं और जब जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि मनीष यादव की किसी ने हत्या की है और इतनी बेदर्दी से हत्या की है ये किसी ने सोचा नहीं होगा। दोस्तों पुलिस वाले मनीष यादव के हत्यारों को ढूंढते हैं और फिर मनीष यादव के हत्यारे सामने भी आते हैं और जब जानकारी मिलती है कि किस वजह से मनीष यादव की हत्या की गई है, ये सोचकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों आज की कहानी मनीष यादव के ऊपर ही है कि आखिर मनीष यादव की हत्या की होगी तो किसने की होगी, क्योंकि मनीष यादव सीधा साधा आदमी था, पढ़ाई लिखाई से ध्यान रखता था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, लेकिन आज उसकी किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से और इटावा जिले के अंतर्गत एक रेलवे स्टेशन आता है जिसका नाम है चित भवन। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 19 फरवरी 2026 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का समय होगा। जो चित भवन रेलवे स्टेशन है, ये जो रेल रूट है वो दिल्ली हावड़ा का है। दोस्तों अब होता क्या है, 19 फरवरी 2026 की रात को 10 बजे के आसपास जो चित भवन के कर्मचारी हैं वो रेल रूट को चेक करने के लिए जाते हैं कि रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इस रेल रूट से दिन में 200-300 गाड़ियां गुजर जाती हैं। रात को 10 बजे के आसपास ये जाते हैं रेलवे के किनारे किनारे, तभी जाके देखते हैं कि वहां पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में। उसके हाथ पैर गर्दन सब कुछ कटे हुए हैं और वहां पे एक बोरी भी पड़ी हुई थी। अब जैसे ही जो कर्मचारी हैं उस लाश को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं और तुरंत ही जीआरपी पुलिस से संपर्क साधते हैं और उन्हें उस लड़के की लाश के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं कि 22-23 साल के लड़के की लाश पड़ी हुई है, हाथ पैर सब कटे हुए पड़े हैं। अब जीआरपी वाले क्या करते हैं, तुरंत ही मौके पर जाते हैं, वहां का पूरा जायजा लेते हैं और वो तुरंत ही उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क साधते हैं। इकदिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस लाश को देखा जाता है, उसे कब्जे में लिया जाता है और इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आसपास में देखा जाता है तो कोई सबूत तो होता नहीं, एक बोरी होती है। अब होता क्या है दोस्तों, जो इकदिल थाने की पुलिस थी वो उस लड़के की फोटो खिंचवाती है और उस लड़के की पूरी डिटेल लिखवा के आसपास के जितने भी जिले हैं और उन सबके जितने भी थाने और चौकियां हैं उन सभी में जाके सर्कुलेट करवा देते हैं कि ऐसे ऐसे करके लगभग 22-23 साल के लड़के की लाश रेलवे ट्रैक के पास पाई है। अगर आपके थाने या चौकी में कहीं पे भी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट लिखवाई गई हो तो आप हमसे आके संपर्क करें, क्योंकि हमें एक लाश पाई है। अब जैसे ही ये वाली बात आसपास के थाने और चौकियों में सर्कुलेट होती है तभी एक थाना होता है जिसका नाम होता है बरतना। भरतना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है नगला भंदा। वहां के एक शख्स होते हैं, उनसे संपर्क साधते हैं पुलिस वाले और उनसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, एक बार मोर्चरी आइए, यहाँ पे हमें एक लाश पाई है, उस लाश को आप जरा देख के पहचानिए कि वो आपके परिवार के शख्स की लाश है या नहीं। अब वो मोर्चरी जाते हैं, मोर्चरी में जाके देखा जाता है एक लाश है जिसके हाथ पैर सब कटे हुए हैं, गर्दन भी कटी हुई थी। उसे देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं उन्हीं का बेटा है। अब उसके बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर ये है कौन।
तो पता चलता है दोस्तों जो मरने वाला है उसका नाम है मनीष, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है। उसने बीएससी एग्रीकल्चर की हुई है, बीएड की हुई है और इस समय पे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था ताकि वो आईएएस ऑफिसर बन सके। लेकिन अब उसकी लाश पाई है। अब उसके पिताजी से पूछा जाता है कि आखिर ये कहाँ गायब था, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तब वो बताते हैं कि साहब मेरा बेटा पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार था, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इसीलिए वो सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाता था और कोचिंग जाता था और सारे दिन कोचिंग में रहता था और शाम को घर पे आता था। अब 18 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास वो साइकिल लेकर घर से निकला तो था, लेकिन वो वापस नहीं आता। और जब वो वापस नहीं आता तो हमने उसे हर जगह ढूंढा, कोचिंग में ढूंढा, उसके यार दोस्तों से बात की, रिश्तेदारी में बात की, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। और जब वो हमें कहीं भी नहीं मिला तो रात को 8:30 बजे के आसपास हम भरतना थाने गए। वहाँ पे जाके हमने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और वहाँ पे हमें आश्वासन दे दिया गया कि हम आपके बेटे को ढूंढ लाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप अभी अपने घर पे जाइए, इंतज़ार कीजिए, क्या पता आपका बेटा आ जाए। लेकिन साहब हमें क्या पता था कि हमारा बेटा इस तरह से आएगा घर पे। अब दोस्तों पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, लेकिन जैसे ही लाश पाई तो अब ये हत्या का मामला हो गया, क्योंकि उस लड़के को देखकर साफ पता चल रहा था कि पहले से बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है, उसके साथ यातनाएं दी गई हैं, उसके बाद उसे रेलवे ट्रैक पे फेंका गया है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस रेलवे ट्रैक के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी को ट्रैक करते हैं। जो मनीष है उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है ये देखने के लिए कि आखिरी बार इसने किससे बात की थी। सीडीआर रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे पाते हैं उनमें क्या होता है, जो चितभवन रेलवे स्टेशन है उसके पास में एक संदिग्ध कार दिखती है, वो कि ऐसे ही आ रही थी, ऐसे ही जा रही थी। पुलिस वालों को उस कार के ऊपर हो जाता है शक कि शायद यही कार है और इसी कार में मनीष आया होगा। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उस कार का नंबर ट्रेस करते हैं और नंबर निकलवा के इस कार के मालिक के बारे में जानकारी ली जाती है। और जब इस कार के मालिक के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि शास्त्री चौराहे के पास एक मेडिकल स्टोर है, उस मेडिकल स्टोर का मालिक ही इस कार का मालिक है। पुलिस वाले सीधे शास्त्री चौराहे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाके उसके मालिक को पकड़ लेते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि बताओ कल रात को तुम्हारी कार यहाँ पे क्या कर रही थी। अब जैसे ही मेडिकल स्टोर के मालिक को पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि साहब कार तो मेरी ही है ये, लेकिन इस कार को लेके मैं नहीं गया था। तो उससे पूछा जाता है कि कौन लेके गया था, तो वो बताता है कि मेरी कार को एक लड़का चलाता है जिसका नाम है दीपक। दीपक जो है इगदल थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशुपुर एक गांव है, वहां का रहने वाला है और कल भी मेरी कार को यही लेके गया था, आप एक बार उससे जाके बात कीजिए। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, दीपक का मोबाइल नंबर, उसके घर का पूरा पता लेते हैं और वहां से सीधे दीपक के पास जाते हैं। और जैसे ही वो दीपक के पास जाते हैं तो दीपक उन्हें मिल जाता है। अब तुरंत पुलिस वाले दीपक को उठाते हैं और थाने में लेकर आते हैं और फिर उससे पूछताछ की जाती है। जब दीपक से पूछताछ की जाती है तो दीपक क्या करता है, बहाने बनाता है, उल्टी सीधी कहानियां सुना रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इसने कुछ ना कुछ तो किया है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, दीपक के साथ थोड़ी सख्ती बरतते हैं। और जैसे ही दीपक के साथ में सख्ती बरती जाती है तो दोस्तों दीपक पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना देता है और वो कहता है कि साहब हाँ, हमने इसकी हत्या की है और मैं ही इसको कार में धर के वहाँ पे लेके गया था। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने इसकी हत्या क्यों की, बताओ हमें शुरू से लेकर आखिर तक, और तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल था इस हत्याकांड में, पूरी बात बताओ। अब जब उससे पूछा जाता है तो वो एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम है अभिषेक यादव। अभिषेक यादव सीआरपीएफ का जवान है, इस समय पे वो ट्रेनिंग पर है जालंधर में। अब होता क्या है, जो अभिषेक यादव है उसी का दोस्त था मनीष यादव जिसकी लाश पाई गई है। मनीष यादव और अभिषेक यादव जो है दोनों एक साथ में कोचिंग कर रहे थे। इनकी दोस्ती बहुत पक्की वाली थी, एक दूसरे के घर पे आना जाना भी था। इस समय पे अभिषेक यादव जो है अपनी कोचिंग में पास हो गया, वो सीआरपीएफ में भर्ती हो गया है और वो अब जालंधर चला गया है। लेकिन जिस समय पे मनीष यादव और अभिषेक यादव दोनों एक साथ में कोचिंग कर रहे थे तो उनके साथ में अभिषेक यादव की बहन है आकांक्षा यादव। आकांक्षा यादव भी कोचिंग कर रही थी। आकांक्षा यादव जो है वो मनीष यादव के संपर्क में आ गई और मनीष यादव के संपर्क में आ गई तो उन दोनों की दोस्ती हो गई प्यार में। इस समय पे आकांक्षा यादव जो है
वो यूपी पुलिस की ट्रेनिंग ले रही है। इस समय उसे 4 महीने हो चुके हैं यूपी पुलिस ज्वाइन किए हुए। वो साल 2025 में यूपी पुलिस की कांस्टेबल बनी थी और इस समय पे वो रामपुर में ट्रेनिंग ले रही है। अब होता क्या है, जो मनीष है, मनीष और आकांक्षा के बीच में प्यार मोहब्बत हो जाता है। आकांक्षा यूपी पुलिस में भर्ती हो गई है और जो आकांक्षा का भाई है अभिषेक, वो जो है सीआरपीएफ में भर्ती हो गया है। लेकिन मनीष जो है अभी तक ट्रेनिंग ही ले रहा है, यानी कि कोचिंग ही कर रहा है यूपीएससी की तैयारी के लिए। इसीलिए क्या होता है जो अभिषेक है उसे ये वाली बात पता चल गई थी कि मनीष का उसकी बहन के साथ प्रेम प्रसंग है। इसीलिए अभिषेक ने अपनी बहन को रोका टोका, मनीष को भी रोका टोका। ये दोनों रोक टोके से रुक टुक भी जाते हैं, लेकिन ये दोनों उसके भाई के पीछे से चुपचाप फ़ोन पे बातें किया करते थे और बातें किया करते थे तो इनके बारे में जानकारी भी मिल जाती है। पुलिस ने जब आखिरी बार देखा था तो पता चला था कि इन दोनों ने 19 दिन पहले बात की थी। मनीष की हत्या से 19 दिन पहले आकांक्षा और मनीष ने बात भी की थी। अब होता क्या है दोस्तों, मनीष को पूरा शक होता है, अभिषेक को पूरा शक होता है कि मनीष अभी भी उसकी बहन से बात करता है। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी बहन के नंबर को ट्रेस करवाता है। अब 19 दिन पहले उन्होंने बात की थी। मनीष और आकांक्षा क्या करते थे, इंटरनेट के जरिए फ़ोन पे बात करते थे, कई व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके जरिए करते थे। क्योंकि कॉल डिटेल तो निकल जाएगी, इनकी डिटेल नहीं निकल पाएगी। इनकी डिटेल तभी निकलेगी जब इनका मोबाइल आपके हाथ में होगा और उन्होंने डिलीट नहीं किया होगा। अब होता क्या है दोस्तों, जो अभिषेक है उसका एक दोस्त और था जिसका नाम है विपिन यादव। विपिन यादव सीआरपीएफ का जवान है जो कि मानिकपुरा गांव का रहने वाला है। वो क्या करता था, अभिषेक को मनीष और आकांक्षा की पूरी सूचना दिया करता था। वो बताता था कि तुम्हारी बहन अभी भी मनीष से बातचीत करती है। वो यानी कि अभिषेक को भड़काता रहता था और जब वो भड़काता रहता था तो जो अभिषेक है वो कुछ ज़्यादा भड़क गया। उसकी बहन भाई उसके दोस्त के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई है। इसीलिए वो क्या करता है, 17 फरवरी 2026 को जालंधर से सीधे आता है अपने गांव और गांव आके अपने दोस्त दीपक और विपिन से मिलता है। और विपिन से जब मिलता है तो ये लोग क्या करते हैं, मिलके प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना जो मनीष है उसकी हत्या कर दी जाए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इन सबको पता था कि जो मनीष है वो सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलता है कोचिंग के लिए और शाम को वापस आता है। उसका रोजाना का रूट यही है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अभिषेक, दीपक और विपिन, ये तीनों लोग क्या करते हैं, जहाँ पे मनीष अपनी साइकिल रखता था वहाँ पे थोड़ी ही दूर जाके खड़े हो जाते हैं और ये देखते हैं कि मनीष क्या करता था। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, वो घर से निकलता था साइकिल लेकर रोजाना और एक जगह पे अपनी साइकिल रख देता था। उसकी रोजाना की बंधी हुई जगह थी कि यहाँ पे साइकिल रखूंगा, थोड़ी आगे जाके बस में बैठ के जहाँ पे उसे कोचिंग में जाना है वहाँ चला जाएगा। ये लोग वहीं पहुँच जाते हैं और इंतजार करते हैं मनीष के आने का। 7:30 बजे का समय होता है, 18 फरवरी 2026 की सुबह का। मनीष साइकिल लेकर आता है। वो अपनी साइकिल को रोजाना जहाँ पे रखता है वहाँ पे रखता है और आगे जाके बस का इंतजार करता है। वहीं पे अभिषेक, दीपक और विपिन अपनी कार लेकर आते हैं, मनीष के सामने आके रोकते हैं और वो कहते हैं, और भाई मनीष कैसे हो, कहाँ जाना है, तुम्हें कहीं छोड़ दें क्या। अब मनीष जो है अभिषेक को पहले से जानता था कि उसका दोस्त है। इसीलिए क्या होता है, मनीष उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। अब जैसे ही मनीष उनकी गाड़ी में बैठता है तो ये लोग क्या करते हैं, उस गाड़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एक आदमी तो गाड़ी चला रहा था और 2 आदमी मनीष के साथ में बैठे थे। वो दोनों मिलकर उसे बुरी तरह से मारते हैं। मनीष अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये 3 लोग थे। वो समझ गया था ये मारने पीटने के लिए आए हैं। उसने ये थोड़ी सोचा था कि ये लोग हत्या करने के लिए आए हैं। ये लोग क्या करते हैं, उसे बुरी तरह से मारते हैं और मारते 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 उसे एक जंगली रास्ते पे ले जाते हैं। वहाँ पे होता है सरसों का खेत, दूर दूर तक कोई नहीं होता और वहाँ पे उसे बुरी तरह से मार से पीटते हैं। इनके पास एक रस्सी होती है, रस्सी से मनीष के गले को घोंटते हैं बुरी तरह से और इनके पास एक चाकू होता है। उस चाकू से भी कई बार मनीष के शरीर पे वार किए जाते हैं और तब तक वार किए जाते हैं जब तक कि मनीष मर नहीं जाता। और फिर ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ किलोमीटर तक तो ये लोग जाते हैं, लेकिन इन्हें पूरा विश्वास नहीं था कि मनीष जिंदा है या मर गया है। इसीलिए क्या करते हैं, ये लोग वापस आते हैं और फिर मनीष में गोली भी मारते हैं। दोस्तों रिपोर्ट में सारी चीज़ आई थी। अब मनीष में गोली मारते हैं और वहाँ पे खड़े होकर देखते हैं आसपास में कोई है तो नहीं। अब ये लोग सोचते हैं कि हमने अगर इसकी लाश को यहाँ पे छोड़ा तो इसकी लाश जो है पुलिस को मिल जाएगी और पुलिस को लाश मिलेगी तो जानकारी लेंगे और हम फंस जाएंगे और हम फंस गए तो हमारी जो नौकरियाँ हैं वो चली जाएंगी।
इसीलिए लोग क्या करते हैं, मनीष की लाश को जो है बोरी में भरते हैं और बोरी में भर के सीधे रेलवे ट्रैक के पास लेकर जाते हैं। रेलवे ट्रैक के पास ले जाके मनीष की लाश को रेलवे ट्रैक पे फेंक देते हैं। अब जैसे ही रेलवे ट्रैक पे फेंकते हैं और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस वाले तो पहले मनीष को ढूंढ रहे थे, एफआईआर मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन 19 फरवरी की रात को मनीष की लाश मिल जाती है। और जब मनीष की लाश मिलती है तो उसके परिवार वालों से शिनाख्त की जाती है और जब शिनाख्त की जाती है तब जाके पता चलता है कि मनीष की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के दोस्त ने की है। उसकी वजह ये थी कि अभिषेक की बहन और मनीष का जो है प्रेम प्रसंग था। अभिषेक की बहन आकांक्षा इस समय पुलिस कांस्टेबल है। अब क्या होता है दोस्तों, मनीष के परिवार वाले जो है एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर दर्ज करवाई जाती है सीआरपीएफ के जवान अभिषेक यादव के खिलाफ जो कि मनीष का दोस्त था, उसकी बहन आकांक्षा यादव के खिलाफ जो कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, और 2 लोग विपिन और दीपक, इन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो सीआरपीएफ के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक पत्र लिखती है और उन्हें पत्र में पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया जाता है कि इन लोगों की वजह से एक लड़के की हत्या कर दी गई है और ये लोग भी इसमें शामिल हैं। अब दोस्तों अब क्या होगा, अब अभी मनीष तो मर चुका है लेकिन ये 4 लोग जो हैं ये जेल में जाएंगे। अब जितनी मेहनत इन लोगों ने की थी सीआरपीएफ में जाने के लिए, उसकी बहन आकांक्षा ने उत्तर प्रदेश पुलिस में जाने के लिए, सब धरी की धरी रह जाएगी। अब ये सब जाएंगे जेल के अंदर। अब होता क्या है, ये लोग जोश में होश को बैठते हैं। अब अभिषेक ने अपने दोस्त की हत्या कर दी, उसने सोचा कि वो हाथ नहीं आएगा, वो हाथ तो आ गया, पुलिस में भी अब सीआरपीएफ में काम करता है। अब सीआरपीएफ के बाद पास में उसके खिलाफ लेटर भी पहुंच गया है, ये जेल भी चला गया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि इन लोगों ने जो है मनीष की हत्या कर दी, लेकिन हत्या कोई सल्यूशन नहीं है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि शायद ये हमारी बात मान रहा है, नहीं मान रहा, तो उसके लिए क्या होता है, ठंडे दिमाग से काम लिया जाता है। ये नहीं कि जोश में होश को बैठे और मार डाला। उसके लिए क्या करना चाहिए था इन लोगों को, ये बहुत सारे रास्ते थे। इनकी बहन आकांक्षा की शादी करा देते, उसे समझाते, मनीष को समझाते, या और भी बहुत सारे रास्ते थे। हत्या करना लास्ट ऑप्शन नहीं है। अब इन लोगों ने हत्या कर दी तो उससे फायदा किसको हुआ, किसी को नहीं। एक घर का लड़का जो मर चुका है, इनके घर का चिराग बुझ गया। आकांक्षा और अभिषेक, इन्होंने इतनी मेहनत की थी सीआरपी और पुलिस में जाने के लिए, इनकी सीआरपी और पुलिस की नौकरी भी जाएगी। हो सकता है ये जिंदगी भर जेल में सड़े। एक गलत कदम की वजह से कितने सारे परिवार बर्बाद हो गए, चाहे दीपक का परिवार हो, मनीष का परिवार हो, विपिन का परिवार हो, अभिषेक का परिवार हो, इन सब के परिवार खराब हो गए सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।